हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या है बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस, या फिर क्या कह सकते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। क्या कह सकते हैं बच्चों? प्रोग्रेसिव टेंस। लेकिन सबके साथ क्या जुड़ा होगा? प्रेजेंट जुड़ा होगा। यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात समझ आप लोगों को? तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते किसको हैं। ज़्यादातर आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई कार्य जारी रहना पाया जाए, या ये कह लिया जाए जब किसी कार्य का जारी रहना पाया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और ऐसे टेंस की पहचान क्या होती है बच्चों? ऐसे टेंस की पहचान होती है क्रिया के अंत में। किसके अंत में? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, ये तमाम प्रकार के शब्द आते हैं। क्या आते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ETC बहुत सारे शब्द इसमें आ जाते हैं। और बच्चों, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। क्या होती है? इज, एम, आर। इसके साथ वर्ब की चौथी फॉर्म यूज़ होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर वर्ब की चौथी फॉर्म क्या होती है? बच्चों, वर्ब की चौथी फॉर्म हम वर्ब प्लस ING को कहते हैं। जब किसी वर्ब में ING फॉर्म जुड़ जाता है, जब किसी वर्ब में ING का फॉर्म जुड़ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बोलें, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा कि जब किसी वाक्य में कार्य का जारी रहना पाया जाए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। और ऐसे टेंस की पहचान करने के लिए हमको किसका प्रयोग करना है या किसको पहचानना है? क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है और रहा हूँ। क्या आएगा? क्रिया के अंत में रहा है, रही है और रहा हूँ आएगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर होती है। क्या होती है? इज, एम, आर होती है। तथा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की चौथी फॉर्म यूज़ की जाती है। अब सवाल उठता है, जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, ये हेल्पिंग वर्ब किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है? जैसे हमने आपको बताया इज, एम, आर के बारे में, तो आप देखिए आई के साथ बच्चों एम लगता है। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। उसके बाद वी, यू, दे तथा प्लूरल के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, किसके? प्लूरल के जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा। बाकी बचा क्या? इस बचा। तो इस बच्चों हम लगाएंगे ही, सी, इट। तथा जो सिंगुलर के सब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे? जो सिंगुलर के सब्जेक्ट होंगे, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज़ करना है बच्चों? इज यूज़ करना है। बात समझ आपको? फिर से देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को हमने किस तरह डिवाइड किया? आई के साथ हैम, वी, यू, दे तथा प्लूरल के साथ आर, ही, सी, इट तथा सिंगुलर के साथ क्या लगेगा बच्चों? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज लगेगा। बात समझ में आया? बोलें, बात समझ में आया? देखिए, लाइव क्लास चल रही है, तो हमने कहा है कि अगर आप लोग क्लास में बैठा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया करें, ताकि आपके साथ वो बच्चे भी पढ़ सकें। एक बार फटाफट आप सब लोग दोस्तों को अपने शेयर करें, मित्रों को शेयर करें, ताकि आगे टॉपिक को पढ़ाया जा सके। और हमने कहा जितना अधिक से अधिक बच्चों को आप अपने साथ जोड़ते हैं और जितनी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग बैठेंगे क्लास में, उतना पढ़ाने में आनंद आएगा। तो गाइस, आपने देखा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसे कहा गया, पहचान क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, और किस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब किस तरह की यूज़ की गई। बात समझ आया। अब हम चलते हैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल पर लेकर। किस पर? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप देखिए, आपको रूल बताया गया है, कर्ता क्रिया किसको क्या कैसे कहाँ कब क्यों। क्या बताया गया है? कर्ता क्रिया किसको क्या कैसे कहाँ कब क्यों। प्यारे बच्चों, हमने कहा आपको करना कुछ नहीं, ये जो रूल हमने बताया है, इसी रूल से आप क्या पूछते जाओ, एक एक करके क्वेश्चन करते जाओ। एक बार क्वेश्चन करो, पुनः सेंटेंस को पढ़ो, क्वेश्चन करो, पुनः सेंटेंस को पढ़ो। तो जितनी चीज़ें आपको मिलती जाएं, जितनी चीज़ें आपको क्या होती जाएं, मिलती जाएं, जिनके उत्तर आपको मिले उनकी इंग्लिश आप लिखते चले। जैसे कहा जाए, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ बात किया हम सब की, तो हम सब की अंग्रेजी होती है वी। देखिए वी मीन्स हम लोग या हम सब होता है। लेकिन आपने देखा, अब ट्रांसलेशन की बारी आती है। जैसे हमने ट्रांसलेशन कहा, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो बच्चों हमने कहा कॉन्टिन्यूअस का कोई भी टेंस हो और कॉन्टिन्यूअस के किसी भी वाक्य में हम सब का शब्द आ जाता है, तो याद रखें इसकी अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ वी अकेले नहीं लिखा जाता है। इसकी अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ वी अकेले कभी भी नहीं लिखा जाता। इसकी अंग्रेजी हम लिखते क्या हैं? वी ऑल। क्या लिखते हैं बच्चों? वी ऑल। देखिए यहाँ कर रहे हैं, बहुत मात्रा में है, बहुत सारे लोग हैं ना, और यहीं से सब्जेक्ट को देखकर ही पता चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया? आर यूज़ किया। क्या यूज़ किया? आर। यानी कि वी ऑल, और क्रिया क्या है बच्चों? इंतज़ार करना। तो इंतज़ार का अंग्रेजी होता है वेट, और इसी में हमने क्या जोड़ देना है? ING। तो ध्यान से देखें, आपको बताया गया कि वर्ब की चौथी फॉर्म यूज़ करनी है, अर्थात वर्ब में ING जोड़ना है। तो यही होती है वर्ब की चौथी फॉर्म। जब इसके साथ जुड़ जाती है तो इसको वर्ब की चौथी फॉर्म बोली जाती है, यानी वी ऑल और वेटिंग। अब बात करता बच्चों जो है, ये करता हुआ क्रिया हो गई, किसका इंतज़ार कर रहा है? आपका, यानी कि आपके लिए इंतज़ार कर रहा है ना। तो इसको आप लगाएंगे फॉर यू। क्या लगाया जाएगा? फॉर यू। वी ऑल और वेटिंग फॉर यू। इज़ दैट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? आगे देखते हैं दूसरा ट्रांसलेशन इसी पर। अगले ट्रांसलेशन की बात करें, जैसे कहा जाए, वह एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है। वह एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है। ये हो जाएगा बच्चों, ही इज लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर का जो है हिंदी होता है तलाश करना। तो ही इज़ लुकिंग फॉर, क्या तलाश कर रहा है? एक अच्छी नौकरी की। तो ही इज़ लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। गुड जॉब। बात सुना, इस तरह करना है। या इसी में एक सेंटेंस आपको दे दिया जाए, लड़का अपने गरीब दोस्त की सहायता कर रहा है। द बॉय इज हेल्पिंग हिज पुअर फ्रेंड। बात सुना, द बॉय इज हेल्पिंग हिज पुअर फ्रेंड। द बॉय इज हेल्पिंग हिज पुअर फ्रेंड। तो इस तरह से वाक्य हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, जब हम नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं, अर्थात निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो निगेटिव में आप लोग क्या करना है? हमने आपको बताया है, इसके पिछले टेंसेस में आपने पढ़ा, आपको इसके पीछे बताया गया कि जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपने क्या जोड़ना है? नॉट जोड़ना है। क्या जोड़ना है? नॉट जोड़ना है। तो नॉट कैसे जोड़ेंगे? बोलें, आगे देखें। जैसे अब हमने कहा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट जोड़ना है, तो आपको एक निगेटिव का सेंटेंस कहा जाए, जैसे कह दिया जाए, कुछ भ्रष्ट SSC अधिकारी। क्या बोला जाए? कुछ भ्रष्ट SSC अधिकारी
कुछ भ्रष्ट एसएससी अधिकारी अपनी जेब भरने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों देखिए इसका नकारात्मक हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो इसमें हम नथिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं करना का तो डूइंग नथिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जब दिया कुछ भ्रष्ट एसएससी अधिकारी, तो यहाँ हो जाएगा सम करप्ट एसएससी ऑफिसर्स, सम करप्ट एसएससी ऑफिसर्स, उसके बाद आर डूइंग नथिंग, क्या हुआ बच्चों, डूइंग नथिंग। उसके बाद किसके अलावा, अपनी जेब भरने के अलावा की अंग्रेजी होती है एक्सपेक्ट, क्या होती है, सॉरी एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्ट। उसके बाद किसके अलावा बच्चों, जेब भरने के अलावा, तो फिलिंग दियर पॉकेट्स, क्या होती है, फिलिंग दियर पॉकेट्स। बात सुना बच्चों, ये होता है वाक्य। आगे बात किया जाए बच्चों, जैसे दूसरे ट्रांसलेशन की, जैसे कह दिया जाए कुछ राजनेता बाहरी दिखावा बनाए रखने के लिए देश की जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं, देश की जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या यूज़ करना है, कुछ राजनेता, यानी सम पॉलिटिशियंस। अब देखिए बहुवचन में भी है और नकारात्मक है, तो यहाँ करेंगे सम पॉलिटिशियंस आर नॉट। क्रिया क्या कर रहा है भैया, धोखा दे रहा है, तो धोखा देना की अंग्रेजी हो जाएगा चीट, क्या हो जाएगा, चीट हो जाएगा। जब ये चीट हुआ तो हमने आपको कहा है कि ये वर्ब की चौथी फॉर्म में यूज़ होगी, तो इसी में आपने क्या जोड़ना है, आईएनजी। सम पॉलिटिशियंस आर नॉट चीटिंग, किसको धोखा दे रहे हैं, बोलिए किसको धोखा दे रहे हैं, देश की जनता को। किसको धोखा दे रहे हैं, देश की जनता को, यानी द पीपल ऑफ द कंट्री। किसको दे रहे हैं, द पीपल ऑफ द कंट्री, द पीपल ऑफ द कंट्री। उसके बाद क्यों धोखा दे रहे भैया, बाहरी दिखावा बनाए रखने के लिए। किसके लिए दे रहा है, बाहरी दिखावा बनाए रखने के लिए, यानी टू कीप अप अपीयरेंसेस हो गया। देख लीजिए, कुछ राजनेता बाहरी दिखावा बनाए रखने के लिए देश की जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो सम पॉलिटिशियंस आर नॉट चीटिंग द पीपल ऑफ द कंट्री टू कीप अप अपीयरेंस। बात में आप बच्चों बोलें, ये था नकारात्मक। लेकिन बच्चों आपने गौर किया हो, आपको सिर्फ पहचान बताई गई है कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये तमाम प्रकार के शब्द आते हैं, तो ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, या कह सकते हैं इम्परफेक्ट होता है, या कह सकते हैं प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन कुछ इसी में ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें मान लीजिए रहा है, रही है शब्द ना आए,
लेकिन फिर भी हमने इसकी एक दूसरी पहचान कही थी। हमने कहा कार्य का जारी होना पाया जाएगा। जैसे कह दिया जाए, उस पहचान की बात करें तो जैसे कभी कभी कुछ वाक्यों में आ जाता है खड़ा है, बैठा है, लेटा है, सोया है, लटका है तथा अटका है। ये तमाम प्रकार के शब्द आ जाएं तो बच्चों, क्या इससे कॉन्टिन्यूअस का बोध हो रहा है? बोले, जैसे कह दिया जाए मैं खड़ा हूँ, क्या बोला जाए? मैं खड़ा हूँ। तो मेरे खड़े होने का कार्य क्या है? जारी है। जब कार्य जारी है तो यही तो कॉन्टिन्यूअस है। बोले, यही तो कॉन्टिन्यूअस है ना। तो मैं खड़ा हूँ, ये क्या हुआ बच्चों? ये कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हुआ। तो इसको आप बनाएंगे आई एम स्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? आई एम स्टैंडिंग। या ये कह लिया जाए, एक किताब मेज पर पड़ी है, एक किताब मेज पर पड़ी है। आ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। आ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। या कह लिया जाए, शीला अपनी माँ के साथ खड़ी है। क्या बोला जाए? शीला अपनी माँ के साथ खड़ी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? शीला इज स्टैंडिंग विद हर मदर। शीला इज स्टैंडिंग विद हर मदर। तो कॉन्टिन्यूअस के इस टाइप के भी वाक्य होते हैं। बात समझ आया आप लोगों को? आगे टॉपिक पे चलते हैं। आगे बात किया जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात की जाए? इंटेरोगेटिव की। तो हमने पीछे आपको टेंस में बताया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। फिर से आप लोग समझ लीजिए। आपको बताया गया ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाने के बोध होता हो। किसका बोध होता हो? प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हमने कहा इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिर्फ दो टाइप का होता है, एक यस नो टाइप, एक आंसर टाइप। आंसर टाइप यानी जिसको आप जानते हैं WH वाले शब्द के नाम से। तो बात करें, जैसे कह दिया जाए एक सेंटेंस, आपको बोला जाए कि भारत सरकार भ्रष्टाचार से, भारत सरकार भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, भारत सरकार भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए ठोस कदम क्यों उठा रही है? क्या बोला गया बच्चों? भारत सरकार भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए ठोस कदम क्यों उठा रही है। तो हमने कहा है कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो आप उस प्रश्नवाचक शब्द को कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले। तो आप लिखेंगे सबसे पहले किसकी? अंग्रेजी क्योंकि। तो हो जाएगा व्हाई। उसके बाद भारत सरकार एक है कि बहुत है? एक ही है ना। तो यहाँ आप लगाएंगे व्हाई इज, फिर लिखेंगे भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई इज इंडियन गवर्नमेंट। आगे क्या है? क्रिया क्या है बच्चों? क्रिया क्या है? टेकिंग। क्रिया क्या है? टेकिंग। देखिए, व्हाई इज इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग। उसके बाद क्या है? ठोस कदम, तो कॉन्क्रीट स्टेप। व्हाई इज इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप। उसके बाद क्यों उठा रही है? बोले, क्यों उठा रही है? भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के
लिए। किसके लिए उठा रही है? भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए। जो हमने आपको बताया है कि जब किसी वाक्य में प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन को सदैव कहाँ लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है। लेकिन जब कोई प्रीपोजिशन किसी वर्ब के पहले आता है, अब जैसे यहाँ के लिए शब्द आया है तो के लिए आप यहाँ फॉर नहीं यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी नाउन के पहले नहीं आया है, किसी वर्ब के पहले आया है। और जब किसी वर्ब के पहले आता है तो सिर्फ टू लगाया जाता है, जिसका अर्थ होता है के लिए। क्या हो जाता है? के लिए। तो यहाँ हो जाएगा व्हाई इज इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग कंक्रीट स्टेप टू गेट रिड ऑफ किससे? भ्रष्टाचार से, करप्शन। हो गया। बात समझ आया? ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी व्हाई इज इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप टू गेट रिड ऑफ करप्शन। हो गया बच्चों? आगे नेक्स्ट वाक्य बोलते हैं। जैसे कह दिया जाए कितने लोग अस्पताल में, क्या बोला जाए? कितने लोग अस्पताल में, कितने लोग अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण, कोरोना वायरस के कारण जीवन से जूझ रहे हैं, जीवन से जूझ रहे हैं। कितने लोग अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण जीवन से क्या करें बच्चों? जूझ रहे हैं। आप जानते हैं ना कोविड-19 इस समय चल रहा है, अर्थात कोरोना वायरस। तो ये उसी के ऊपर टॉपिक है कि कितने लोग अस्पताल में कोरोना वायरस के कारण जीवन से जूझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हाउ मेनी पीपल। क्या हो जाएगा? हाउ मेनी पीपल। हाउ मेनी पीपल बहुवचन है तो बच्चों क्या हो जाएगा? आर। हाउ मेनी पीपल आर। अब जूझना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? देखिए जूझना की अंग्रेजी एक बैटल होती है। बैटल मीन्स युद्ध भी होता है। क्या होता है? युद्ध। और बैटल होता है, बैटल मीन्स जूझना होता है। सफ़र माने झेलना या कष्ट सहना या जूझना होता है। किसके मीन्स? सफ़र, यानी कि SUFFER। बात समझ आया? तो आप यहाँ कर दीजिए हाउ मेनी पीपल आर बैटलिंग। हाउ मैनी पीपल आर बैटलिंग। हाउ मैनी पीपल आर बैटलिंग किससे जूझ रहे हैं? जीवन से। विद लाइफ। विद लाइफ। हाउ मैनी पीपल आर बैटलिंग विद लाइफ। उसके बाद कहाँ जूझ रहे हैं बच्चों? हॉस्पिटल में। कहाँ जूझ रहे हैं? हॉस्पिटल में। तो आप कर दीजिए इन द हॉस्पिटल। अब क्यों जूझ रहे हैं? कोरोना वायरस के कारण। तो ड्यू टू कोरोना वायरस। अब देखें हमने आपको यही कहा है कि जो सबसे पहले सब्जेक्ट आए सब्जेक्ट लिख दीजिए, लिख उठा। उसके बाद आपने वर्ब लगाई। वर्ब के बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब लगाना है तो मेन वर्ब हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कर्ता क्रिया, फिर किससे जूझ रहे हैं? लाइफ से, यानी विद लाइफ। तो जीवन से। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर आपको बताया है, कर्ता क्रिया किसको, क्या, कैसे, कहाँ जूझ रहे हैं? हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। और क्यों जूझ रहे हैं? कोरोना वायरस के कारण। तो बच्चों आपको जो ट्रांसलेशन बनाने का स्ट्रक्चर बताया गया है, आप सिर्फ उसको फॉलो करते जाएंगे, आपका ट्रांसलेशन आराम से बनता जाएगा। तो आप उसको मिस ना किया करें। इसलिए हर चैप्टर में मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसलिए उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर यही बच्चों वाक्य नकारात्मक हो जाता तो नकारात्मक में आप क्या करते? बोलिए, नकारात्मक में आप क्या करते? नकारात्मक में आर के बाद क्या लगाया जाता? नॉट लगाया जाता। बिल्कुल आर के बाद नॉट लगाया जाता। लेकिन जब कोई वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है तो सब्जेक्ट को बीच में लिखा जाता है तथा हेल्पिंग वर्ब और नॉट को, हेल्पिंग वर्ब को पहले, नॉट को कर्ता के बाद लिखा जाता है। बात समझ आया? लेकिन जब किसी फ्यूचर टेंस के वाक्य में
यानी फ्यूचर का कोई ऐसा वाक्य है जिसमें किसी कार्य को करने की योजना पहले ही बना ली जाए, जिसमें किसी कार्य को करने की योजना क्या कर ली जाए, पहले ही बना ली जाए। और ऐसे वाक्यों का बोध कहीं पे हो रहा हो तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तथा ऐसे वाक्यों में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स दिए होते हैं, अर्थात फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिए होते हैं। फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे कह दिया जाए टुमारो, क्या बोल दिया जाए, टुमारो बोल दिया जाए। इन 2021 बोल दिया जाए, ऑन मंडे बोल दिया जाए, ऑन संडे बोल दिया जाए, इन जनवरी बोल दिया जाए, इन फरवरी बोल दिया जाए। बात सुना है बच्चों? तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। अगर ऐसा टॉपिक कहीं पे आ रहा है या इससे अधिक भी कुछ आ रहा है जो फ्यूचर को दर्शा रहा है तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे कह दिया जाए वह कल चेन्नई जा रहा है, वह कल चेन्नई जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो। देखिए ये फ्यूचर का वाक्य है लेकिन बना किस में, कॉन्टिन्यूअस में, बना किस में, कॉन्टिन्यूअस में। बात समझ आया? इस तरह अगर और किसी वाक्य को दे दिया जाए, जैसे कह दिया जाए शशि सर आपके क्या पढ़ाते हैं, मनोविज्ञान, और हिंदी ना, जैसे कह दिया जाए शशि सर अगले वर्ष शादी कर रहे हैं, ये आपके लिए खुशखबरी भी है, ये आप सब लोगों के लिए खुशखबरी भी है शशि सर के लिए। तो शशि सर अगले वर्ष शादी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, शशि सर इज गेटिंग मैरिज नेक्स्ट ईयर। बात समझ आया? शशि सर इज गेटिंग मैरिज नेक्स्ट ईयर। इसी तरह जैसे कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ वाक्य में कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे बोल दिया जाए एट प्रेजेंट, जस्ट, एट द मोमेंट। क्या बताया जाए, एट प्रेजेंट, जस्ट, एट द मोमेंट। तो इसका अनुवाद करते समय भी यदि किसी वाक्य में ये शब्द आते हैं तो इसका अनुवाद करते समय आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस का। किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्टिन्यूअस का। जैसे कह दिया जाए आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। बात सुना? इसी तरह से ये कॉन्टिन्यूअस टेंस आज जो है समाप्त होता है। बाकी हम मिलते हैं कल। अभी तक आप लोगों ने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।